यार बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि अपने चैनल पर एक ऐसी सीरीज शुरू करूं जिसमें मैं आप लोगों से अपनी मन की बात कह सकता हूं। देखो मेरे पास कोई रेडियो तो नहीं है मोदी जी की तरह कि मैं अपनी मन की बात उस पर कह सकूं। तो एक अच्छी बात है कि डिजिटल दुनिया में एक यूट्यूब चैनल हमारे पास है जिस पर मैं अपनी बातें आप लोगों के सामने रख सकता हूं और आप लोगों तक पहुंचे। वो बातें अब कितना पहुंचेगी, कितनी ये वीडियो चलेगी, मैं नहीं कह सकता। 10 लोग देखेंगे, 100 देखेंगे, 1000 देखेंगे, या आप लोगों के आशीर्वाद से वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचेगा। देखो मैं आप लोगों को ये बता दूं, आज हम बात करेंगे, अब देश में चुनाव होने वाले हैं। 2024 आपको पता है कि सबसे बड़े चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री कैंडिडेट को चुना जाएगा। और अनुमन सभी जानते हैं कि इस टाइम पर चाहे वो विरोधी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग हो, सभी जानते हैं कि मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनना है। सवाल ये नहीं कि वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सवाल ये है कि वो कितने वोटों से यहां पर जीत कर आएंगे। मोदी जी अपने भाषणों में बहुत बार ये कह चुके हैं कि 370 धारा हमने हटाई है, तो हम चाहते हैं कि लोग हमें 370 से भी ज्यादा सीटें इस बार दिलवाएं। और ऐसा हो भी सकता है। बाकी इस बात में होने के कितने चांसेस हैं या नहीं है, उस पर थोड़ा सा आज हम विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे। और ये भी समझेंगे कि बीजेपी का कोई आज की डेट में कोई कॉम्पिटिटर है या नहीं है। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस आज की डेट में दूर दूर तक भी मतलब टिकती नहीं है सामने। एज ए कॉम्पिटिटर उन्हें नहीं लिया जा सकता, मतलब वो विपक्ष में बैठने लायक पार्टी ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई अच्छा नेता नहीं है। राहुल गांधी जी बिल्कुल मैं मान सकता हूं कि वो आज भी लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो उन लोगों को मतलब उनकी मैं तारीफ ही करना चाहूंगा कि इतने चुनाव हारने के बाद भी वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। ये भी सामर्थ्य हर किसी इंसान में नहीं होता। शायद मोदी जी या कोई बड़ा नेता इतने चुनाव हार जाता तो शायद वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से, राजनीति से संन्यास ले लेता, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। तो इस चीज के लिए तो मानना पड़ेगा कि वो अभी भी लगे हुए हैं। और अच्छी बात है, शायद भगवान उनके लिए कुछ अच्छा सोचे। बाकी वो राजनीति के लिए नहीं बने, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि राजनीति समझने वाला व्यक्ति वो होना चाहिए जो देश की मेन कोर प्रॉब्लम को समझता हो, उन लोगों के बीच रहा हो। बहुत सारे लोग जानते हैं मोदी जी के बारे में, कहेंगे कि वो हिंदुत्व पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए। देखो मोदी जी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि उनका 45 साल का अनुभव है राजनीति में। 15 साल 20 साल उन्होंने कार्यकर्ता के तौर पर दुनिया मतलब देखी है, अच्छे से समझा है। आरएसएस से वो जुड़े रहे हैं। और देखो आरएसएस से मैं भी जुड़ा रहा हूं। अब फिलहाल मैं जुड़ा हुआ वैसे नहीं हूं, लेकिन आरएसएस की सोच को मैं इसलिए समर्थन करता हूं। आप कभी भी आरएसएस में जाएंगे तो वहां पर आपकी जो विचारधारा है उसमें बहुत बड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा। और वहां पर सबसे पहले हमारे धर्म से भी ज्यादा वहां पर सोच ये परिवर्तित की जाती है कि आपके लिए देश पहले है, उसके बाद फिर आपका धर्म है, आपका परिवार है, और चीजें बाद में आती हैं। और यही किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जितने भी सिटीजन हैं उनके बारे में उनकी ऐसी सोच होनी चाहिए। जो अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे देश में कुछ ऐसी पार्टी है या ऐसे लोग हैं जिनकी विचारधारा नहीं है। ऐसे मतलब क्या कहते हैं, कुछ रिलीजन है। अब देखो मैं खुलकर अपनी वीडियो में कहना चाहूं तो देखो मोमडन जो कम्युनिटी है उनके अंदर बचपन से विचारधारा डाली जाती है कि मतलब आप अल्लाह की देन है। आप मुसलमान लोगों को मतलब उनके दिमाग में, उनके बच्चों में, चाहे मदरसा के तौर पर, चाहे उनके मौलाना के तौर पर, चाहे उनके आसपास के माहौल के तौर पर, ये बात बचपन से बिठा दी जाती है कि आपके लिए पहला आपका धर्म है, उसके बाद बाकी चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हर मोमडन इंसान गलत है, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मैं उन लोगों से जो उनकी विचारधारा समझता हूं तो मैं इस चीज का बहुत फर्क देखता हूं कि जैसे माहौल में हम पढ़ते हैं, बनते हैं, बड़े होते हैं, वैसा ही हमारा माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है। अगर आज कोई इंसान मुझे मोदी जी के बारे में या आरएसएस के बारे में या देश के बारे में भरता रहेगा, गलत चीजें भरता रहेगा दिमाग में, तो मैं मानता हूं कि 1000 बातें वो मुझे कहेगा, 1000 नहीं बैठेंगी दिमाग में, 100 बातें नहीं बैठेंगी, लेकिन 10 बातें तो बैठेंगी। और धीरे 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 करके मेरा माइंड भी बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। जैसे अगर आप एक शराब पीने वाले लोगों के बीच में बैठेंगे, भले आज आपको वो चीज बुरी लग रही है, लेकिन धीरे 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 आपको लगेगा यार इतने सारे लोग इस चीज को कर रहे हैं तो शायद कुछ तो अच्छा होता ही होगा। तो वैसा इंसान का माइंडसेट बन जाता है। तो हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो हमारा मोमडन वर्ग है वो आज भी थोड़ा गरीब तरफ इसलिए है, गरीब वर्ग इसलिए है, वहां पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं है। क्योंकि कांग्रेस की जब तक सरकार रही उन्होंने हमेशा उन्हें वोट बैंक की तरह देखा, उन्हें कभी शिक्षित नहीं किया, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। उन्हें फ्री की चीजों की आदत डाल दी। चाहे कोई जमीन दे दी कि यहां पर आप मस्जिद बनाओ, मस्जिद बनाने से ज्यादा अगर वो स्कूल बनाने पर ध्यान देते, या यही दोनों पक्षों की बात है, तो मतलब जितनी हमें आदत फ्री की डाल दी जाएंगी उतना ही इंसान मेरे हिसाब से उतना ही मतलब उसके अंदर जो कार्यशैली है वो कम हो जाती है। जब हमें सारी चीजें फ्री में मिलने लगेंगी तो कोई इंसान मेहनत क्यों ही करेगा या उस तरफ वो ध्यान क्यों ही देगा। तो ये सबसे बड़ा फर्क है। और ऐसी और भी आपको कुछ कम्युनिटी मिल जाएंगी, चाहे ओबीसी हो, पिछड़ा वर्ग हो। तो ऐसा नहीं सिर्फ मोमडन कम्युनिटी की बात है, और भी जगह आपको मिलेंगी कि जिन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया या अभी भी बीजेपी के द्वारा भी किया जा रहा हो। मैं इस चीज को भी डिनाई नहीं करूंगा कि बीजेपी तो बिल्कुल धुली हुई है, साफ सुथरी पार्टी है।
बीजेपी पे बहुत सारे एलिगेशन भी लगते हैं, चाहे वो ईडी का हो चाहे सीबीआई का हो। और इस बात को भी मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, ये बात भी बिल्कुल सच है कि ईडी और सीबीआई, देखो जितने भी विपक्षी नेता हैं उन्हें खत्म करने के लिए या उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए वो ईडी और सीबीआई को छोड़ते हैं, और जब वो ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके वो जो मुकदमे हैं, बीजेपी तो यही कहती है कि हम वो मुकदमे खत्म नहीं करते, लेकिन देखो क्या होता है कि जब कोई विपक्षी नेता बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है तो होता यह है कि वो मुकदमे तो दिखाने के लिए तो रहते हैं कि हाँ ये मुकदमा अभी भी चल रहा है, लेकिन उनकी स्पीड इतनी स्लो कर दी जाती है कि मतलब आप चाहकर भी, मतलब आप ये मान लो पहले वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहे होते हैं केस, और फिर वो बुग्गी की स्पीड से चल रहे होते हैं टुक 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 करके, तो वो कहां ही अपनी मंजिल पे पहुंच पाएंगे। तो आप इस बात को ढंग से समझ सकते हो यार। तो देखो मामला सिर्फ सीधा सीधा क्या है, देखो मैं आज की डेट में बीजेपी का सपोर्टर हूं, वो इस वजह से हूं क्योंकि मैंने कांग्रेस का, अब मेरी 31 साल की एज है और 31 साल में मुझे जहां तक याद है कि मैंने तकरीबन 15 साल के बाद से थोड़ा थोड़ा अपने देश को, पॉलिटिक्स को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया, जहां पर हमारी मतलब एक होता है ना कि चेतना मतलब हमारी काम करने लगती है कि हमारे देश में चल क्या रहा है, पीएम कौन है हमारे देश का, सीएम कौन है। तो मैंने दिल्ली में शीला दीक्षित का टाइम भी देखा है और भारत में मनमोहन सिंह का टाइम देखा है। तो जिस टाइम पर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, भले ही वो कितने अच्छे इंसान हो, लेकिन उनके अंदर दूर दूर तक भी पीएम बनने की कैपेबिलिटी नहीं थी। और हमें ऐसा लगता था यार कैसे इंसान को हमने बिठा दिया जो बिल्कुल गूंगा इंसान है, जो देश को मतलब लीड नहीं कर सकता, एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम कर रहा है। जगह जगह बम फटते थे उस टाइम पर, 26/11 भी उसी समय का अटैक है, आप जानते हैं सब। तो मतलब बड़ी अंदर से ना कचोटता था मन की यार हम कैसे देश में रह रहे हैं, कैसा हम प्रधानमंत्री हमने बिठा दिया। तो उस टाइम बड़ा दुख होता था, लेकिन आज पीएम मोदी को देखकर गर्व होता है कि अगर पीएम होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, देश का लीडर होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, जो हमारी संस्कृति को आगे लेकर चल रहा है। अगर कहीं वो बाहर भी जाता है तो हिंदी में, राष्ट्रभाषा में हमारी, वो गर्व महसूस करता है उसे बोलने के लिए। और एक हमारा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जो इंडिया में भी इंग्लिश में भाषण देता था, तो जो लोग ही रिलेट ना करें जिस चीज से, उसका क्या ही मतलब है। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। और आज आप इस बात को देख लो कि उन्होंने जो कड़े फैसले लिए, चाहे धारा 370 का हो, राम मंदिर का हो, नोटबंदी भी ठीक है, मैं मानता हूं कि वो फैसला उनका सही नहीं रहा, और उसके पीछे भी कारण मैं आपको साफ बताता हूं, अगर वो 2000 और 500 के नोट शुरू नहीं करते तो वो फैसला भी उनका पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाता, क्योंकि उस टाइम पर इतना डिजिटल हो गया था, जब 100 के नोट से ज्यादा की करेंसी नहीं होती तो हर किसी को डिजिटली मतलब एक्सेप्ट करना ही पड़ता। बहुत सारे लोगों ने कर लिया, लेकिन जहां पर 500 और 2000 के नोट लोगों के हाथ लग गए, तब फिर दोबारा से करप्शन बढ़ना शुरू हो गया। सीधी सी बात, अगर 2000 और 500 के नोट नहीं निकलते और 500 और 1000 के नोट ही बंद होते तो ये मोदी जी की नोटबंदी भी असफल नहीं मानी जाती। लेकिन उसी टाइम मुझे लग गया था कि ये 2000 का नोट, 1000 का नोट बंद करके निकाल रहे हैं तो ये तो दूसरे करप्शन को जन्म दे रहे हैं, ये उसी टाइम पर लग गया था। चलो उस बात को छोड़ो, अब वो बात आई गई हो गई है। लेकिन धारा 370 को हटने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं क्या हुआ, तो आज कश्मीर में आप जाकर देखोगे तो कितनी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो मोदी जी के ऐसे बहुत सारे काम हैं जो बहुत अच्छे उन्होंने किए हैं, और आज की डेट में मैं ये कह सकता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि देश में अगर कोई लीडर है तो वो मोदी जी हैं, इसके अलावा कोई दूसरा लीडर हमें आसपास भी दिखता नहीं है। अब बात ये आती है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर ओपोजिशन पार्टी स्ट्रांग ना हो तो वो क्या डेमोक्रेटिक रह पाएगी कंट्री, क्या वहां पर डेमोक्रेसी जिंदा रह पाएगी। तो ये बात मैं भी मानता हूं कि अगर ओपोजिशन पार्टी अच्छी नहीं है और जो सही तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर सकती चीजों को, तो कोई भी पार्टी और रूलर पार्टी भी वो कहीं ना कहीं तानाशाह की डिक्टेटरशिप वाली कैटेगरी में आ जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में, इस 5 साल की तो मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन 2029 में शायद आपको आम आदमी पार्टी उस पोजीशन में शायद खड़ी हुई दिखाई देगी। क्योंकि देखो अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे मंत्री हैं, और इस बात को देश को गर्व होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जैसे मंत्री और आने चाहिए हमारे देश में, जो एक पढ़े लिखे इंसान है, आईआईटी से निकले हुए इनकम टैक्स ऑफिसर रह चुके हैं, तो उन्हें बहुत नॉलेज है। और सबसे मेन बात यह, जो उन्होंने बिजली में, पानी में, शिक्षा पे, चिकित्सा पे जो काम किया है, दिल्ली में जो काम करके दिखाया है, वो काबिले तारीफ है। भले मैं बीजेपी सपोर्टर हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ही सरकार बनी रहे। और एक बात आप इस बात को देख लो यार, जो उन्होंने काम किया है उसी का नतीजा है कि 70 में से 67 सीटें वो जीत कर ले जाते हैं। इतनी प्रचंड जीत आपको कहीं किसी पार्टी की देखने को मिलेगी नहीं। और ये हाल आप आने वाले टाइम में भी देख लेना, जब दिल्ली में फिर से चुनाव होंगे, शायद 2025 में होंगे, और पंजाब में भी आप ये हाल देख लेना। तो जहां एक बार आम आदमी पार्टी आ जाती है, वो इस तरह से चिपक जाती है, फिर वहां से वो उसे हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो मेन जो गरीब तबका है। क्योंकि देखो आज भी हमारे देश में 80% जो जनता है वो लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में आती है। मतलब मिडिल क्लास भी आज की डेट में आप देखेंगे तो वो भी धीरे धीरे लोअर होता जा रहा है। मेडिकल फैसिलिटी उसके पास नहीं है, तो अगर कोई घर में बीमारी आ जाती है तो वो वैसे ही गरीब हो जाता है। तो सब लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आज की डेट में अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए डोनेशन इतनी भारी देनी पड़ती है, तो गवर्नमेंट स्कूल में जो उन्होंने काम किया है, जो बेहतर किए हैं, तो उसे मतलब कोई भी इंसान कह सकता है कि हाँ यार बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है, चाहे हमारे देश के पीएम हो, चाहे हमारे दिल्ली के सीएम हो,
कोई भी इस चीज की प्रशंसा नहीं करता अपोजिशन पार्टी की। मैं ये मानता हूं कि मोदी जी को बड़प्पन दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल के जो काम अच्छे हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए। उन्हें अपनी जहां जहां उनकी पार्टियां बनी हुई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गोवा है, जहां जहां उनकी पार्टियां हैं, जहां जहां उनका शासन है, वहां उन्हें उन चीजों को एडॉप्ट करके उन्हें अप्लाई करना चाहिए, जिससे और जगह भी वो विकास हो सके। लेकिन यहां पर हम लोग क्या है कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते। और यही चीज केजरीवाल की है। जब धारा 370 हटाई गई, कश्मीर मुद्दे की कोई बात हो, नोटबंदी की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, कहीं भी उसने मोदी को प्रेज नहीं किया। तो जहां पर ये चीज जो देखने को मिलती है ना कि केजरीवाल ने कभी भी मोदी जी की कोई अच्छी तारीफ नहीं की, उस चीज को बड़े हल्के अंदाज में बोल दिया या उनके बारे में बहुत गलत टिप्पणियां भी की है, तो उन्हें तो मैं यहां पर नहीं दोहराना चाहूंगा, पर वो सुनने में बहुत ठेस पहुंचती है। और इसी वजह से जो मोदी सपोर्टर इंसान है, जो मोदी जी का समर्थक है कुछ अच्छी बातों पर, वो केजरीवाल का समर्थक नहीं बन पाता, वो फिर विरोध में चला जाता है। मोदी जी की सबसे अच्छी बात यह कि वो किसी भी विरोधी पार्टी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। आज तक आप एक भी बयान ऐसा नहीं सुनेंगे जिसमें उन्होंने केजरीवाल को तू तड़ा करके या ऐसी लैंग्वेज में उनके प्रति यूज की हो। बाकी केजरीवाल के ऐसे बहुत सारे आपको पब्लिकली इंटरव्यू भी मिलेंगे, और अब तो खैर उनकी थोड़ा सा मतलब भाषा में एक अनुशासन दिखाई देता है, लेकिन आज से पहले आप बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे देखेंगे जिसमें मोदी जी के बारे में बहुत अनर्गल बातें की गई हैं, जो कि मुझे लगता है किसी भी एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि देखो, आज की डेट में तो मोदी जी का जीतना तय है, लेकिन मोदी जी को इस बात को अभी से समझ लेना चाहिए कि अगर वो केजरीवाल की उन कोर नीतियों पर काम नहीं करेंगे, उन चीजों को नहीं समझेंगे कि हमारे देश में शिक्षा, चिकित्सा और ये बिजली पानी तो इतना बड़ा मैं मैटर नहीं मानता हूं, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा पर इतना काम करना बहुत जरूरी है। अगर उन चीजों को वो साथ लेकर नहीं चलेंगे तो आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी उन्हें कड़ी टक्कर दे सकती है, और देगी ही, ये आप लिखवा कर ले लो। क्योंकि 10 साल के अंदर इतनी तेजी से उन्होंने प्रोग्रेस की है, और वो सिर्फ इन्हीं बेस पर की है। और ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टी इन चीजों को नहीं सीख सकती, लेकिन दूसरी पार्टी के जो नेता हैं, एक तो वो पढ़े लिखे नहीं है। बीजेपी के अंदर भी जो बड़े लीडर हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, उन्हें समझ भी है, चाहे उसमें मैं मोदी जी की बात कर लूं, अमित शाह की बात कर लूं, राजनाथ सिंह की बात कर लूं, योगी आदित्यनाथ की बात कर लूं, ये पढ़े लिखे से ज्यादा मतलब इनका समर्पण दिखाई देता है देश के प्रति। लेकिन जहां इनके एमपी की बात आ जाती है, एमएलए की बात आ जाती है, या निगम पार्षद जो और छोटे स्तर पर होते हैं उनकी बात आ जाती है, तो वहां पर अभी भी आपको बहुत सारे गुंडाई और भ्रष्टाचारी लोग दिखाई देंगे, जो कि मेरे हिसाब से हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो पढ़े लिखे लोगों को कैंडिडेट में लाना, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। और जहां तक सवाल है सीबीआई और ईडी का, तो देखो यार, ये चीजें आज से नहीं चलती आ रही हैं। ये सबसे ज्यादा इनकी जो शुरुआत हुई थी, या सबसे ज्यादा इन चीजों का जो दुरुपयोग किया गया था, इन वेपन्स का, वो किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पर। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर सभी दूसरी पार्टी के नेताओं को जो जेल में ठूसा, उनके साथ अत्याचार किया, दुर्व्यवहार किया, तो ये जग जाहिर है। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं और जो आज इस बात को कह रहे हैं, या अभी ध्रुव राठी का जो वीडियो आया था, उसने एक डिक्टेटरशिप के नाम से यहाँ पर 3 लोगों का थंबनेल में फोटो दिखाया, लेकिन पूरी वीडियो में वो सिर्फ मोदी जी के विरोध में ही बात करता रहा। और ये उसका आज से एजेंडा नहीं है, चाहे वो भले ही कितना कह ले मुझे फंड नहीं मिलता। भाई, सबको फंड मिलता है, इन सभी लोगों को, जो आज की डेट में खासतौर पर उन लोगों को तो मिलता ही मिलता है जो बड़े यूट्यूबर्स हैं और जो मोदी जी के विरोध में वीडियो बनाते हैं। क्योंकि आज की डेट में सभी पार्टी का एक ही एजेंडा है, भाजपा हटाओ देश बचाओ। उनका ऐसा मानना है। उन्हें ये नहीं पता कि भाजपा अगर हट गई तो देश भी नहीं बचेगा। इन लोगों में किसी में भी इतना गट्स नहीं है जो फॉरेन चीजों को हैंडल कर सके, पाकिस्तान को हैंडल कर सके, चाहे उसमें केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो। ये सिर्फ मोदी जी हैं, वाहिद ऐसे शख्स जिनके अंदर ये गट्स हैं कि वो इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानते हैं। आज मोदी जी ने जो पूरी दुनिया में भारत की शाख बनाई है, भारत को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है, पूरी दुनिया के लोग, बड़े बड़े नेता उनके पैर भी छूते हैं, उनके दोस्त भी हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो लीडर के तौर पर बहुत बढ़िया इंसान है। और देश को जरूरत है, मतलब मैं कहता हूं आने वाले 5 साल में नहीं, आने वाले 10 या 15 सालों तक भी मोदी जी की जो एनर्जी दिखाई देती है, मोदी जी की जो कैपेबिलिटी है, मतलब एक जवान इंसान इतना काम नहीं कर सकता जितना वो इस उम्र में भी कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सनातन धर्म को पूरी तरह फॉलो करते हैं। जब नौरते आ जाते हैं तो वो 9 दिन के व्रत रखते हैं, उसी तरह का खान पान उनका रहता है, और जैन धर्म को भी बहुत आइडियलाइज करते हैं, बहुत फॉलो करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें आपको उनकी दिखाई देंगी जो हम लोग समझ ही नहीं सकते। तो उनका पूरी तरह से समर्पण है भारत के लिए, और आप देखेगा आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छा और भी काम करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को अब इसे समझना चाहिए इस चीज के लिए कि आम आदमी पार्टी को वो हल्के में ना ले, उनकी पार्टी हल्के में ना ले, क्योंकि आने वाले टाइम में जो उनके लिए संकट बनेगा वो सबसे ज्यादा बनेगी आम आदमी पार्टी। क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये रिकॉर्ड है, वो एक बार जिस जगह आ जाती है फिर वहां उसका ऐसा झंडा गड़ जाता है, वहां से उसका झंडा हटा ही नहीं हटता। तो अगर वही चीज, वही रणनीति अगर आप भी अप्लाई करेंगे अपनी सरकार में, अपने राज्यों में,
तो मुझे लगता है कि उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और फिर केजरीवाल के पास कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा आपको काउंटर करने के लिए। और ये बात तो सच है दोस्तों, अगर किसी भी देश का विकास देखना हो तो उसकी शिक्षा, चिकित्सा, मेडिकल, एजुकेशन और वहां के रोड सबसे ज्यादा लोगों की नजर में एक मतलब आकर्षण का केंद्र रहते हैं कि यहाँ की रोड कैसी है, सड़कें कैसी हैं। अब धीरे धीरे काफी सुधार आ रहा है। नितिन गडकरी जी भी बहुत अच्छे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये भारतीय जनता पार्टी का ही सौभाग्य है कि वो एक अच्छे नेता उनकी पार्टी में है और ऐसे और भी नेता आने वाले समय में मुझे लगता है उभर के आएंगे। पर आने वाले टाइम में जो मुझे लगता है, मैंने आपको बताई अपनी राय कि मुझे लगता है कि अगर बीजेपी का कोई कॉम्पिटिटर या ओपोजिशन पार्टी में आने वाले टाइम में जो सबसे बड़ा ओपोजिशन निकल कर आएगा वो आएगी आम आदमी पार्टी। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप में से मेरी कुछ लोगों को राय अच्छी लगी हो, देखो मैं बीजेपी सपोर्टर होने के बाद भी मैंने बहुत सारी बातें केजरीवाल जी के लिए अच्छी बताई हैं, बहुत सारी ऐसी बातें की और मुझे लगता है हर किसी को, किसी की अगर कोई अच्छाई हो ना तो उसकी तारीफ करनी भी चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए और उससे अपने जीवन में भी कुछ चीजों को अप्लाई करना चाहिए। तो आप लोगों को मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी आपसे मुलाकात होगी फिर से एक नए मुद्दे पर चर्चा करते हुए। धन्यवाद।